हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है। कक्षा 6 के लिए जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका चैप्टर 8 अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे हम आज। इससे पहले मैं 7 अध्याय अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर वहाँ आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। और आज ये जो अध्याय है वो इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। इसके बाद हम न्यू एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नए चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम कुछ इस तरह से है। अध्याय 8 भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, मौसम। तो हम जो अध्याय 8 है भारत, उसकी जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में बात करेंगे। ये जो वन्य प्राणी पूरे विश्व में पाए जाते हैं, वनस्पति भी पूरे विश्व में पाई जाती है, जबकि हम सिर्फ और सिर्फ भारत की जलवायु, वनस्पति तथा प्राणी की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि मौसम, जो भारत का मौसम है वह कैसा है ना। भारत में कौन कौन सी ऋतुएं होती है, ठीक है, और किस किस समय होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। सामान्यतः भारत में निम्नलिखित प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी होता है, जो कि अभी है। मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। फिर सबसे पहले हम देखेंगे सर्दी। सर्दी को क्या कहते हैं, शीत ऋतु कहते हैं। भारत में 4 मौसम पाए जाते हैं, उसमें से क्या है, ये प्रथम है शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जो सर्दी का मौसम होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें सीधी ना पड़ने की वजह से जो कर्क रेखा है उत्तर भारत है ना में से होकर गुजरती है, तो उस पर क्या कह सकते हैं कि सीधी किरणें ना पड़ने की वजह से जो क्या होता है, मौसम जो होता है ठंडा हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या करते हैं, जो बहने वाली गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का कारण क्या होता है, जो कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ना, ठीक है ना, किरणें अधिकतर क्या होती है, सीधी पड़ती है। फिर आ जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यानी मानसून या वर्षा का मौसम है, तो मानसून के अंदर क्या होगी, वर्षा होगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं, मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये भाग क्या है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो क्या पवनें ऐसे जाएंगी और ऐसे जाएंगी, या ये कह सकते हैं कि भारत आगे बढ़ता है ना, तो ऐसे जाएंगी। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। जैसे यहाँ से क्या होता है कि यहाँ हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में से जब होकर गुजरती है तो बीच में क्या आ जाती है, अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला इन्हीं के समानांतर होने की वजह से इन पवनों को रोक नहीं पाती, और इसलिए हमारे राजस्थान के अंदर क्या है, बारिश कम होती है। फिर उसके बाद आ जाता है मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ये मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम से वर्षा होती है। तो उसका कारण ये है, जैसे कि स्थल भागों से समुद्र की ओर होती है, तो ये जो स्थल से या स्थल से वापस जा रही हैं, तो ये जब वापस आती है ना, तो ये बीच में समुद्र पड़ता है, फिर वापस क्या आता है, स्थल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश।
और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्या पड़ते हैं, भारत के दक्षिणी भाग में पड़ते हैं। इसलिए लौटते हुए मानसून में कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी कि जो जलवायु होती है ना, वो मौसम का क्या औसत रूप है, यानी कि लंबे समय तक एक ही तरह का मौसम वहां रहता है। लंबा समय यानी दीर्घावधि कह दो, 15 साल 20 साल, तो ये इतने अपन है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये वहां की जलवायु है। अगर ये है कि आज गर्मी है कल सर्दी है, तो इसे हम जलवायु नहीं कह सकते, इसको कहेंगे मौसम। ठीक है। और उसके बाद है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु का नाम क्या है, मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा की मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। यानी जो मानसून शब्द है वह मौसम शब्द से बना है, और मौसम शब्द कहाँ सा है, अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम। यानी मौसम में घटित होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। भारत कैसे है, वैसे तो है शीतोष्ण में, क्योंकि आधा उष्ण में और आधा शीतोष्ण में है, क्योंकि कर्क रेखा जो है हमारी, जो भारत का जो है देश, अक्षांश कहाँ से शुरू होते हैं, 8 डिग्री से शुरू होते हैं, है ना। तो ऐसे करके, और 23.5 डिग्री तक क्या रहता है, उष्ण कटिबंध रहता है, ऐसे का इसलिए। ठीक है। फिर कृषि क्या है, वर्षा पर निर्भर है भारत की। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। फिर आ जाता है जलवायु की निर्भरता। अच्छा, जलवायु किस किस पर निर्भर करती है, जलवायु की निर्भरता है ना कुछ कारकों पर निर्भर करती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो कितने कारक आ गए अपने पास, 4। स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो जो जलवायु है वो क्या है, क्षेत्रीय विभिन्नता देखते हैं हम उसमें। तो राजस्थान का जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है। ये जम्मू कश्मीर का जो द्रास है ना, ये द्रास लद्दाख में चला गया है, ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे हैं। क्यों, क्योंकि ये तट पर उपस्थित है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं, और ये आर्द्रता उन्हें कहाँ से मिलती है, मौसम में आर्द्रता समुद्र के जल से। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। मौसिन राम जो है वो पूरे विश्व में, ना कि भारत में बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा करता है। और ये मौसिन राम एक, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कह दो, कहाँ पे स्थित है, मेघालय स्टेट में। ठीक है। जबकि राजस्थान के जैसलमेर में कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल वर्षा होती ही नहीं है। फिर आ जाता है प्राकृतिक वनस्पति। ये प्राकृतिक वनस्पति भी हम लोग क्या करेंगे, भारत की देखेंगे। वैसे प्राकृतिक वनस्पति कहते कैसे हैं, जो अपने आप से उग जाए, सीधी सी बात है, जो अपने आप हो जाए, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान ना हो, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। जैसे घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। भारत की जलवायु में विभिन्नता है क्योंकि भारत क्या है, एक मतलब भौगोलिक विभिन्नता वाला भी देश है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं चारों स्थलाकृतियां पाई जाती है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है, घाट है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, सबसे पहले तो ये जाने कि वनों की आवश्यकता है क्यों। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं।
तो यानी वनों में क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। और जो हमारे द्वारा छोड़ी गई वो ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वरना क्या होता, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो हमारी डेथ हो जाएगी। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। तो ये तो बात सच है कि पेड़ पौधे उगते कहाँ हैं, जमीन में उगते हैं, और जमीन में जड़ें रहती है। पेड़ पौधों का एक हिस्सा जड़ जो है वो जमीन में स्थित होता है, वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं। अगर ये मतलब पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, रेगिस्तान हो जाएगा, और रेगिस्तान में धूल इधर से उधर जाती है, मिट्टी अपरदन होता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। यानी वन में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे हमारे को लगभग ये सभी चीजें प्राप्त होती है। ईंधन भी प्राप्त होता है, लकड़ी भी प्राप्त होती है। लकड़ी मतलब लकड़ी ईंधन के रूप में भी प्राप्त होती है, और लकड़ी फर्नीचर के लिए भी प्राप्त होती है। चारा जानवरों के लिए प्राप्त होता है, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है, यानी कि वो उनका रहने का ठिकाना भी है। अगर वन्य जीव मतलब वन हटा दें तो वन्य जीव कहाँ आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, मानव को खाएंगे ही। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। अब जब बिना सोचे समझे जब हम पेड़ों को काटेंगे तो वनस्पतियों का ह्रास तो होगा ही। उसके बाद है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, ठीक है ना। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कर्मियों का निवास होता है। यानी जो वन में जो रहेंगे प्राणी उन्हें क्या कहेंगे, वन्य प्राणी कहेंगे। और बाघ क्या है, एक वन्य प्राणी है और हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी एवं एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ केरल में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षियों की भी प्रचुरता है। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि ये जो अलग अलग जगह के नाम बताए गए हैं कि भाई ये चीज यहाँ पाई जाती है, ये चीज यहाँ पाई जाती है, इसकी सीधी सी वजह ये है क्योंकि हमारे देश में भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है। तो ये जो है जानवर हैं इनको प्राकृतिक आवास अलग अलग इलाकों में पाया गया है, मिला गया। जैसे गुजरात का जो गिर वन है वहां पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, और जगह उनके लिए प्राकृतिक रूप से अनुकूल नहीं होगी इसलिए वो वहां नहीं पाए जाते हैं। हाथी है और एक सींग वाले गैंडे हैं। एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो राजस्थान में नहीं मिलेंगे, है ना, असम के जंगलों में मिलेंगे। फिर उसके बाद हाथी जो है केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट जो है रेगिस्तान में मिलेगा, ऊंट कोई मैदानों में थोड़ी मिलेगा। फिर जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, अब ये हिम है तो हिमालय, ठीक है ना, हिमालय में पाए जाएंगे जंगली बकरी वगैरह, भालू, तो हिमालय में पाए जाने वाले ये पक्षी है। अब मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और पक्षियों की भी भारत में बहुत प्रचुरता है और इनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं ना, पर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जो है वो इन्हें प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। फिर है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी जैसे पिंटेल बत्तख, करलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। तो जो लिटिल स्टिंट है इसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, और ये आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे यहाँ आती है भारतवर्ष के अंदर। तो ये एक प्रवासी पक्षी का नाम है, अगर आप इसको याद करना चाहें तो अलग से। वैसे 4-5 नाम आपने देख ही लिए, पिंटेल बत्तख है, करलियो है, फ्लेमिंगो है, ऑस्प्रे लिटिल आदि है। लेकिन अगर वजन के साथ नाम याद करना है तो लिटिल स्टेंट भी है, ठीक है। और ये कहाँ से आती है, आर्कटिक प्रदेश से आती है, जो क्या 8,000 किलोमीटर की दूर है हमारे भारत देश से। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर इसके अंदर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसमें मेरे से कोई टॉपिक के कुछ भाग छूट गया हो
तो आप मुझे बता सकते हैं और आप अपनी बुक से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मैं उसके लिए पहले से आपसे क्षमा माँगती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।